हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 8 चैप्टर 9, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में जनन के बारे में। आज मैं दोस्तों द्विपक्षीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से नोट करेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर मैंने बना करके डाल दिया है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले जितने भी वीडियो है मैं सभी के सही बना करके डाल दिया हूँ। बाकी दोस्तों आपको क्लास 8 का जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है अभी आपको प्रेजेंट में चाहिए, आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, पहले मैं उसी का जो है सोल्यूशन आपको इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। द्विपक्षीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां का जो है उल्लेख करें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां निम्न है, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों द्विखंडन। इस विधि में एक वयस्क जीव जो है जनन के लिए दो भागों में बट जाता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम जैसे प्रोटोजोआ में द्विखंडन प्रजनन विधि से जनन होता है, ठीक है। उसके बाद मुकुलन के बारे में बताए हैं कि इस विधि में हाइड्रा में एक या एक से ज्यादा क्या होता है, उभार विकसित होकर नया जीव बनाता है, ठीक है। उसके बाद बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या होता है, मलेरिया परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, क्या प्लाज्मोडियम एक साथ जो है अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधि के बारे में हमने बताया है, तो आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। बाकी दोस्तों दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि अमीबा में बहु विभाजन द्वारा जनन का वर्णन करें, ठीक है। बहु विभाजन द्वारा, तो यहाँ पर हमने बताया कि अमीबा में जनन जो है बहु विभाजन से होता है। यह एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें अमीबा का केंद्रक का जो है विभाजन होकर दो संतति केंद्रक बनाते हैं और फिर कोशिका द्रव भी क्या होता है, कोशिका द्रव भी दो भागों में बट जाता है और एक अमीबा से दो अमीबा बनता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट बताया है कि सबसे पहले अमीबा का केंद्रक जो है कैरियोकिनेसिस प्रक्रिया के जरिए दो संतति केंद्रक बनाता है, ठीक है, यानी बनता है। और इसके बाद दोस्तों साइटोकिनेसिस, ठीक, क्या साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो है मृत कोशिका का जो है कोशिका द्रव है ना, कोशिका द्रव दो संतति कोशिकाओं में बट जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस तरह दो संतति अमीबा कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन दोनों संतति कोशिकाओं में जो है नाभिक और अपना है ना स्वयं का जो है कोशिकांग होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बताना है कि आनुवांशिक सामग्री भी जो है समान रूप से विभाजित हो जाती है, क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस तरह संतति कोशिकाएं जो है आनुवांशिक रूप से दूसरे और जनक की कोशिकाओं के समान होती है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जब पॉइंट को ऐड किया है तो आप इस तरीके से बना लेंगे, उतार लेंगे। और बाकी चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विविभाजन मुकुलन तथा बीजाणु जनन का वर्णन करें, ठीक है। तो हमने बताया कि द्विविभाजन यानी मुकुलन और बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन की विधि है, ठीक है। द्विविभाजन कोशिका और नाभिक है ना आधे में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं क्या करते हैं, बनाते हैं। और यह प्रक्रिया जो है जीवाणुओं में होता है, किसमें होता है दोस्तों, जीवाणुओं में। उसके बाद मुकुलन यानी किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की जो कोशिकाओं में सामग्री, जीव के शरीर के बाहरी सतह की जो कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। और यह मुकुलन जो है विकसित होकर एक पूर्ण जीव क्या करता है, बनता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है बीजाणु जनन के बारे में। तो जीवाणु एकल कोशिका प्रजनन कोशिकाएं हैं, क्या है, जीवाणु एकल कोशिका प्रजनन कोशिकाएं हैं और ये अलैंगिक जीवों की मदद करती है।
जैसे कि बिना फूलों वाले पौधे, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल आदि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। बाकी दोस्तों 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन तथा निषेचन का वर्णन करें। ठीक है, तो पुनरुद्भवन और निषेचन दोनों ही क्या है, जैविक क्रियाएं हैं। क्या है, जैविक क्रियाएं हैं। पुनरुद्भवन जब किसी जीव का शरीर कई कारणों से टूट जाता है और इन टुकड़ों से कोशिका द्रव और केंद्रक सहित नया जीव विकसित हो जाता है, तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। और यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। कौन सी जनन है दोस्तों, अलैंगिक जनन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है आपका निषेचन। तो निषेचन जब एक पुरुष शुक्राणु कोशिका एक महिला अंड कोशिका के साथ मिलती है तो इसे निषेचन कहते हैं और यह लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण घटना है। निषेचन 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है, निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों, तो यहाँ पर एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन यह ज्यादातर जो होता है जलीय जीवों और उभयचरों में होता है, कुछ में होता है, उभयचरों में होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन। बाकी दोस्तों आंतरिक निषेचन जो है यह ज्यादातर स्थलीय आकोशरुकी है ना, अकोशेरुकी जीवों और कशेरुकी जीवों में होता है। ठीक है, कशेरुकी जीवों में और अकशेरुकी जीवों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मानव नर जननांगों का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के साथ उसके बारे में जो है थोड़ा बताना है। तो मैंने बताया कि मानव नर जननांग का चित्र जो है किताब में चित्र 9.6 में दिया गया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका वर्णन जो है मैं इस तरीके से दिया हूँ कि वृषण नर जननांगों का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, प्रत्येक नर में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है और प्रत्येक वृषण जो है त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में जो है शरीर के बाहर दोनों जंघाओं के बीच जो है लटकता रहता है। थैली जैसी यह रचना जो है वृषण कोश कहलाती है। शुक्राणु जो है अधिवृषण या डाइमिस है ना, एपिडिडाइलिस में एकत्र होकर परिपक्व होते हैं। यहाँ से शुक्राणु शुक्रवाहिका नालिका से होकर मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग जो है नीचे की है ना, नीचे की ओर शीशन के माध्यम से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। ठीक है, इसके द्वारा तो शीशन है ना, शीशन के मध्य से जो है होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। शुक्रवाहिका से जब शुक्राणु मूत्र मार्ग की ओर जाता है तब उनसे कुछ अन्य ग्रंथियां के स्राव मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा पॉइंट को ऐड किया है। आप अगर और भी लिखना चाहते हैं तो आप जो मैंने चित्र बनाया 9.6 जो बताया, आप उसके ऊपर जो दिए हुए हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन में वही कह रहा है कि मानव मादा जननांगों का जो है एक नामांकित स्वच्छ चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में वर्णन नहीं करना है, ओनली चित्र को बनाना है। ठीक है, तो मानव जननांग का जो है यहाँ पर मैंने बताया है कि मादा है ना, मानव मादा जननांग का जो है एक चित्र किताब के है ना 9.7 में दिया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप इसे बढ़िया से ऐड कर लेंगे किताब से। ठीक है, उतार लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि माता के गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि माता के गर्भ के भीतर शिशु के विकास की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला, शुक्राणु के अंडे को निषेचित करने के बाद युग्मज यानी कि गर्भाशय तक पहुंचता है और कई बार विभाजित होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस विभाजन के बाद एक संरचना भ्रूण बनती है और दूसरी प्लेसेंटा बनती है। क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा में है कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा माँ के शरीर से पोषक तत्व लेती है और भ्रूण को जो है अवशिष्ट पदार्थों से मुक्त करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास में कई बदलाव होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास में कई बदलाव होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कि शरीर के उन विशेष ऊतकों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं जो रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन को स्रावित करती है। ये हार्मोन रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं और शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है।
इनसे जुड़ी कुछ बातें जो है इस प्रकार से मैंने बताया है। पहला दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे जैसे में जैसे कि वृद्धि और विकास, है ना, चयापचय, प्रजनन क्षमता आदि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है कम मात्रा में हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हार्मोन सीधे रक्त में जो है स्रावित होते हैं और रक्त संचार प्रणाली के जरिए पूरे शरीर में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। बाकी दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव में कृत्रिम निषेचन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेनी, है ना, टेस्ट ट्यूब बेनी यानी परखनली शिशु कैसे विकसित होती है, वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बढ़िया से जानते हैं। मानव में कृत्रिम निषेचन के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया जो है इस प्रकार है। सबसे पहले डॉक्टर महिला के शरीर से स्वस्थ अंडे निकालते हैं। इसके बाद पुरुष से जो है ताजा सीमेन, है ना, सैंपल लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ताजा जो सीमेन होता है जिसको वीर्य बोलते हैं वो सैंपल लिया जाता है। ठीक है, और सीमेन जो है सैंपल से शुक्राणु को अलग करके अंडे और शुक्राणुओं को जो है पेट्री डिश में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ शुक्राणु और अंडे का जो है कृत्रिम रूप से निषेचन होता है। ठीक है, अगर निषेचन सफल होता है तो निषेचित अंडे को 2 से 6 दिन तक विकसित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस दौरान अंडे को जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर 2-4 बार, है ना, विभाजित होने दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है विकसित भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और महिला सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पॉइंट यहाँ पे बताया है, तो आप भी इस तरीके से नोट कर लेंगे। बाकी दोस्तों आप बताएंगे हमारी वीडियो को कैसी लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है समस्या का समाधान हो पाए। ठीक है, बाकी चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।